हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल पर। और सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है टू सपोर्ट द एस्पिरेंट इनविंसिबल कम्युनिटी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको सारे के सारे PDF नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें। और जो हमारा PTP 2025 प्रोग्राम है और इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स प्रोग्राम है, बेसिक फंडामेंटल जो इंपॉर्टेंट थीम्स और टॉपिक हैं हम उसको कवर करेंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से आपको ज्वाइन करना है, सारे PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये लेक्चर हमारा है, सेकंड लेक्चर है प्रीलिम्स फॉर इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स प्रोग्राम 2025 के लिए। अदर प्रोग्राम हमारा कौन सा है? PTP 2025। यहाँ पर हम कंप्लीट PYQ कवर कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स के। तो आप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेक्चर वीडियो टाइम पे मिल सके। सेकंड पार्ट जो चैप्टर सेकंड है हमारा, कल हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमने बेसिक पढ़ा था कि व्हाट इज़ इकोनॉमी और उसके रिगार्डिंग जो भी है। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बेसिक टर्मिनोलॉजी और अंडरस्टैंड करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो सिंपली मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की एक सेकंड ब्रांच है, जहां पर हम इकोनॉमी को एट लार्ज स्केल पे स्टडी करेंगे। बिकॉज इकोनॉमी क्या था हमने देखा था, इकोनॉमिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउ द सोसाइटी मैनेज इट्स रिसोर्सेस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन कैसे होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, उसकी स्टडी भी इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? एज अ होल जब हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे एट लार्ज स्केल, ठीक है, एट लार्ज स्केल, फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं कि इंडिया में किसी भी चीज़ की सप्लाई कितनी है, इंडिया में किसी भी चीज़ की डिमांड कितनी है, तब हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। या फिर ग्लोबल लेवल पे हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि किसी देश का GDP दूसरे देश की GDP से कितना है, किसी देश में प्रोडक्शन कितना है, दूसरे देश से प्रोडक्शन उसका कंपेयर करेंगे तो उसका पार्ट ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन अगर हम देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख लिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब हो रहा था कि हम हाउस होल्ड लेवल पर या फिर इंडिविजुअल लेवल पर जब इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, प्रोडक्शन की, कंजप्शन की, रिसोर्सेज की, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। बट 1930s के अराउंड दुनिया ने ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन को फेस किया और जिसे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोला गया, ग्रेट डिप्रेशन बोला गया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट भी जो था। तो इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बुक पब्लिश की जिसका नेम है द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। और यहीं से इन्होंने जो प्रीवियस माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की जो लूप होल्स थे उसको उजागर किया, लोगों को बताया, दुनिया में बताया कि जो हम एडम स्मिथ की बात मान रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी का जो हमारा मॉडल है कि कंप्लीटली फ्री इकोनॉमी होना चाहिए, इसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने बोला वी नीड टाइमली रेगुलेटेड फंक्शन ऑफ स्टेट, मीन्स गवर्नमेंट का मार्केट में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप होना जरूरी है ताकि इकोनॉमी इतनी तेजी से रैपिडली डिप्रेशन में ना आ जाए, रिसेशन में ना आ जाए, है ना। क्योंकि मार्केट को अगर रेगुलेट नहीं किया गया, मार्केट को अगर वॉच नहीं किया गया तो उसमें कभी भी खराबी आ जाएगी। और यही बोला था जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी बुक में द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और यहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात निकल के आई है। सिंपल। तो हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमने देख लिया इकोनॉमी एज अ होल को पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ हम अपने देश में लिमिट नहीं रह सकते,
अपने ही मार्केट में लिमिटेड नहीं रह सकते, मार्केट में फ्रीली छोड़ दिया तो काम नहीं चलेगा। देश को ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, दुनिया को इकोनॉमिक रिसेशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था तो लोगों के पास में इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, मार्केट में इतना डिमांड नहीं था, सप्लाई कहाँ से होता, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए हमने देख लिया जॉन मेनार्ड केन्स ने ये सारी की सारी एडम स्मिथ की जो फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो मॉडल था उसको क्रिटिसाइज किया और मैक्रो इकोनॉमी का बेस फाउंडेशन रखा जॉन मेनार्ड केन्स ने कि हमें किसी भी इकोनॉमी को समझना है, मार्केट को समझना है तो एज अ होल समझना भी जरूरी है और दुनिया में उसका कंपेयर करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन इकोनॉमी को समझें तो क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी आज कितनी भी क्लोज इकोनॉमी हो, पहले इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, लेकिन अगर आप किसी देश के साथ में वॉर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टाइन वॉर है, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर है, या फिर रसिया का यूक्रेन के साथ में युद्ध हो रहा, तो क्या इंडियन इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट नहीं है? तो यही चीज़ जॉन मेनार्ड केन्स ने बोला था कि हमें स्टेट इंटरवेंशन भी चाहिए है और इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पर स्टडी करने की ज़रूरत है, एज अ होल डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को समझने की ज़रूरत है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बढ़ने की ज़रूरत है। सिंपल। देन अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखें तो इकोनॉमिक प्लेयर्स कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक प्लेयर्स का मतलब यहाँ पर है कि इकोनॉमी में कौन कौन रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कौन करता है इकोनॉमी में एट द लार्ज लेवल। दे आर फर्स्ट इज फर्म्स। फर्म का मतलब है प्राइवेट एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनियां, इन्हें हम बोलेंगे फर्म। प्राइवेट फैक्ट्री, कंपनी, ये सारी की सारी फर्म है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी फर्म्स में आएंगे। और इकोनॉमिक प्लेयर सेकंड है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब सिंपल है डोमेस्टिक डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, जो इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ फैमिली है, इस तरीके से हाउस होल्ड में आएंगे, पर्सनल कंजप्शन जो करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर, इकोनॉमिक प्लेयर इन द मार्केट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, जो लॉ को एनफोर्स करे, कुछ लॉ को मेंटेन करना भी जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जरूरी है मार्केट में। तो ये काम होगा गवर्नमेंट का, लॉज को एनफोर्स करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और कभी कभार गवर्नमेंट भी डिमांड कर सकती है, मतलब इकोनॉमिक फंक्शन कर सकती है, प्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकती है गवर्नमेंट। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने एडम स्मिथ के फ्री मार्केट इकोनॉमी से हटकर एक नया मॉडल दिया जो है मैक्रो इकोनॉमिक का, जहां पर स्टेट का, गवर्नमेंट का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट था। ना तो हमने इकोनॉमिक प्लेयर देख लिए, 3 इकोनॉमिक प्लेयर है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी जिसे फर्म बोलेंगे, देन हाउस होल्ड्स, पर्सनल इंडिविजुअल ग्रुप और जो हमारे घर, देन एक गवर्नमेंट और स्टेट इसका पार्ट है। नाउ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें पहला है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो गुड्स भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर उसका रेडीनेस, प्रिपेयर्सनेस कितना है। तो टाइप ऑफ गुड्स में एक होता है फाइनल गुड, एक होता है फाइनल गुड, और सेकंड वन इज इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड सामान। अब फाइनल गुड क्या होता? फाइनल गुड जिसको हम रेडी है, जो गुड फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी है, अल्टीमेट कंजप्शन के लिए रेडी है, अब इसका और प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, रेडी टू कंज्यूम।
अब इसका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, अब इसका कंजप्शन स्टार्ट हो जाएगा बस। लेकिन फर्दर वैल्यू एडिशन प्रोसेस में इसका एडिशन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इसका प्रोसेस में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में। दैट इज अ फाइनल गुड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेन पेपर यूज कर रहा हूं, ये डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा हूं, ये टी सेट मैंने पेन रखी है, डेट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। समझ में आया? ये फाइनल गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं अभी? इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो है फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, मैंने किसी से वीट खरीदा या फिर आटा खरीदा, उससे ब्रेड बनाया, ब्रेड बना के बेच दिया, तो मेरे लिए वो आटा या फिर वीट क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। और लास्ट में ब्रेड क्या है? फाइनल गुड है। सिंपल टाइप ऑफ गुड्स समझ में आ गया। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मनी। अगर हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो मनी पढ़ना जरूरी है कि मनी होता क्या है और रोल क्या है मनी का। मनी सिंपल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो सबसे पहले तो पैसा समझ लो, मनी क्या है? मनी कोई भी चीज जिसको हम एक्सचेंज के लिए यूज कर पाए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि मार्केट से पहले, मनी और करेंसी के पहले हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में एक सामान की जगह पर रिप्लेसमेंट करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे दूसरे सामान से, दूसरे गुड्स से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दूध चाहिए तो मैं दूध गेहूं लेके जा सकता हूं मार्केट में, वीट लेके जाऊंगा, राइस लेके जाऊंगा और मिल्क लेके आ जाऊंगा। जिसको वीट की जरूरत हो सकती है तो वो वीट मुझसे ले लेगा, और जिसको मिल्क देना है तो मिल्क मुझे कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम थी, बार्टर सिस्टम में जरूरी नहीं है जो आपको चाहिए है वही मार्केट में आपको मिल जाए, तो कई बार नहीं मिलता था। देन मनी, मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। रोल ऑफ मनी क्या है? रोल ऑफ मनी सिंपल है कि हमें एक एक्सचेंज जो वैल्यू करने जा रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए ताकि हम वैल्यू को कभी भी एक्सचेंज कर सकें, किसी और जगह एक्सचेंज कर सकें, किसी और के साथ में एक्सचेंज कर सकें, और ये हमें बताता है मनी। फॉर एग्जाम्पल इस पेन की कीमत 5 रुपये है, तो इस पेन की कीमत 5 रुपये हो गई, दूसरे पेन की कीमत 15 रुपये है। 5 रुपये और 15 रुपये की वैल्यू हम एक्सचेंज कर लेंगे, उसका रिलेशन जो भी है हम कहीं भी चले जाएं वो सेम रहेगा। ये हमें मनी चाहिए था, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए, पैरामीटर के लिए चाहिए था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज मनी। सिंपल है, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी कॉन्सेप्ट है स्टॉक्स एंड फ्लो। सिंपल, स्टॉक का मतलब है स्पेसिफिक टाइम के साथ में स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जो भी क्वांटिटी है उसे स्टॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए कि आपको टाइम बताने की जरूरत नहीं है कि महीने का पूछा आपने या मंथली, ईयरली, एनुअली या 10 साल का, डिकेड, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा आपके पास में पेन कितने हैं, हाउ मच पेन यू हैव, तो दिस इज द स्टॉक ऑफ पेन, ये हो गया पेन। या फिर आपके पास में कार कितनी है, गाड़ियां कितनी है, स्पेसिफिक टाइम पर, आज की बात हो रही है, तो ये हमारा स्टॉक कहलाएगा। कोई भी चीज मैंने आपसे पूछा कितना है और टाइम नहीं है, जरूरत नहीं है बताने की, जब मुझे टाइम की जरूरत है बताने की तब उसको बोलेंगे फ्लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में गाड़ियां कितनी बढ़ गई हैं, इस साल आपने कितनी गाड़ियां ले ली, इट बिकम्स फ्लो, एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। और यहां पर मैंने क्या पूछा था, आपके पास में टोटल गाड़ियां कितनी है, तो इस साल वाली भी ऐड करोगे, उसके पहले साल वाली भी ऐड करोगे, टोटल जितनी आज तक खरीदी है वो स्टॉक है। फ्लो का मतलब क्या है, इस साल की गाड़ियां कितनी है, तो चेंज इन नंबर ऑफ कार इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लो।
तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन करेंगे, वो हमारा है फ्लो वेरिएबल। फॉर एग्जांपल सैलरी, आपकी सैलरी कितनी है, तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा सैलरी कितनी है, मतलब क्या है 10,000 रुपए, लेकिन मंथली हो सकती है सैलरी, या फिर एनुअल सैलरी पूछ रहे हो, तो डेट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल, क्योंकि आपको टाइम पीरियड बताना जरूरी है। सैलरी एग्जाम्पल है फ्लो का। लेकिन मैं आपसे पूछूं आपका वेल्थ कितना है, हाउ मच वेल्थ यू हैव, तो वेल्थ में मुझे टाइम बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास आज तक का जितना भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, वो स्टॉक कहलाएगा। समझ में आ गया? जहां पर आपको टाइम नहीं बताना है, बिना टाइम के आप डिफाइन कर सकते हो जिस चीज को, वो वेल्थ है, वो स्टॉक है, और जिसके लिए आपको टाइम बताना जरूरी है, टाइम को स्पेसिफाई करना जरूरी है, वो फ्लो कहलाता है। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स। तो हमने यहां पर गुड्स देखे थे अभी, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, वो ड्यूरेबिलिटी के डिपेंडेंट था, कंजप्शन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से था। ये यूटिलिटी के बेस्ड पर है कैपिटल गुड्स, यूटिलिटी के बेस्ड पर है। तो कैपिटल गुड्स क्या कहलाते हैं? सिंपल, कोई भी असेट्स जिसकी यूटिलिटी हो, मॉनेटरी वैल्यू हो, जो हमें मनी जनरेट करके दे, मनी जनरेट करने वाला असेट हमारा कैपिटल गुड्स कहलाता है। साथ ही साथ में कोई लायबिलिटी ना करे, लायबिलिटी क्रिएट ना करे, तो भी कैपिटल गुड्स कहलाता है। सिंपल है, कैपिटल गुड जिसको हम यूज कर रहे हैं, हमारी यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल इस डिजिटल बोर्ड की यूटिलिटी है मेरे लिए, तो इट इज अ कैपिटल गुड्स। इस पे पैसा जो मैंने खर्च किया वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, कैपिटल गुड्स में आएगा। इस बोर्ड का यूज कर रहा हूं और प्रोडक्शन करने के लिए, ना कि इसको कंज्यूम कर लिया मैंने, तो ये कंजप्शन गुड नहीं कहलाएगा। फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब सिंपल है, आपने टोटल कितना असेट ऐड किया है, एडिशन इन टोटल असेट्स, और आपका स्टॉक कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 कंप्यूटर थे, मेरे पास अगर कंप्यूटर सेंटर है तो मेरे पास 4 कंप्यूटर थे मान लीजिए, तो मेरा स्टॉक था 4, और इस साल मैंने 2 कंप्यूटर और खरीद लिए, तो अब मेरी टोटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा 6। समझ में आ गया कि आपने नए कितने एसेट क्रिएट किए, ऐड किए, या फिर स्टॉक के साथ में दोनों, सॉरी यहाँ नहीं आएगा वहां पे जो मैंने बोला, वहां पे और आएगा। तो कितने आपने नया एसेट खरीदा, साथ ही साथ में पुराना स्टॉक कितना था, दोनों को ऐड करोगे तो हमारा मिल जाएगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल, और ये तो 2023 यूपीएससी प्री में आ चुका है। टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स? देयर इज अ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स, सॉरी फिजिकल गुड्स, और एक वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले तो फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है? जो टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको हम फील कर सकें, फिजिकल अपीयरेंस है, जो मैटर है, हम टच कर सकें, छू सकें, जो है स्पेस में, फिजिकल है, टेंजिबल है। ठीक है, जिसको हम टच कर सकें, स्पेस ऑक्यूपाई करे, मैटर है, जो वास्तविक है, वो हमारा कहलाएगा फिजिकल असेट, फिजिकल कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल है हमारे लिए बहुत बढ़िया सी बुक हमारे पास में है, वो फिजिकल कैपिटल है। बहुत बढ़िया सा कंप्यूटर हमारे पास में है, बहुत बढ़िया सा व्हीकल हमारे पास में है, तो वो फिजिकल कैपिटल कहलाता है। और अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछूं कि हमारे पास में बहुत शानदार नॉलेज है, वी हैव वेरी गुड इंटेलिजेंट, हमारा आईक्यू बहुत शानदार है, तो क्या ये फिजिकल कैपिटल है? नहीं, ये आएगा नॉन, वो इंटेंजिबल कैपिटल में आएगा। इंटेंजिबल कैपिटल इसके बाद, जो मतलब हम जिसको टच ना कर सकें, लेकिन कैपिटल है, हमारे दिमाग से ही सब कुछ हो रहा। नाउ
अब फिजिकल कैपिटल भी दो प्रकार से हो सकती है, एक हो सकती है फिक्स्ड कैपिटल और एक हो सकती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड मतलब कैपिटल की ड्यूरेबिलिटी, अगेन यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के ही बेस पर है। फिजिकल कैपिटल भी ड्यूरेबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो फिक्स्ड कैपिटल असेट है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, मुझे लैपटॉप मुझे हर साल नहीं खरीदना। अगर मैंने अपनी कंपनी के लिए लैपटॉप खरीदा है, अपनी बिजनेस के लिए मैंने कैमरा खरीदा है, अपने बिजनेस के लिए मैंने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा, डेट आर फिक्स्ड कैपिटल असेट्स और फिक्स्ड कैपिटल गुड्स। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल है जो शॉर्ट टर्म के लिए है। ऐसे ही सारे के सारे कैपिटल गुड्स हमारे जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो सकते हैं, उसके बाद में हमें वापस से इसको रीफिल करने की जरूरत है, रीपरचेस करने की जरूरत पड़ेगी। और भी वर्ड यहां पे यूज कर सकते हो, वापस से हमें वो चाहिए पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओला कैब यूज कर रहे हो, ओला कैब अपने आप में फिक्स्ड कैपिटल है, वो गाड़ी व्हीकल यूज कर रहे हो, बट उसमें जो फ्यूल है ना, पेट्रोल और डीजल, वो क्या है? वर्किंग कैपिटल है। आपने डलवाया, 2 दिन चलेगा, 2 घंटे चलेगा, वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी पर, तो वो एग्जाम्पल है आपका वर्किंग कैपिटल। तो ऐसा गुड, ऐसा सामान हमारे काम का भी है, बेनिफिशियल भी है, लेकिन हमारे काम करने के लिए यूजफुल है और शॉर्ट टर्म के लिए है, डेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। देन लॉन्ग टर्म वाला हमारा फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। तो ये हो गया टेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको हम टच कर सकें, वो टेंजिबल हो गया। देन इंटेंजिबल कैपिटल। इंटेंजिबल कैपिटल क्या होता? जो मैंने आपको बताया था, इंटेलिजेंस है। नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल मतलब जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, फिजिकल नहीं होगा, मेंटल, स्पिरिचुअल, इस तरीके से चीजें, वो सारी की सारी इंटेंजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को गुडविल, बिजनेस में आपने कई बार सुना होगा, गुडविल से काम बनता है। कई बार आपके गुडविल से काम बनेगा, बिहेवियर से काम बनेगा, गुड मैनर से काम बनेगा। ये है इंटेंजिबल कैपिटल। आपकी इंटेंजिबल कैपिटल है, आपका व्यवहार कितना अच्छा है, आपका आईक्यू कितना अच्छा है, आपका नॉलेज कितना अच्छा है। ये सारे के सारे हमारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? हमारे इंटेंजिबल कैपिटल के एग्जाम्पल हैं। टेंजिबल मतलब जिसका प्रेजेंस हम टच कर सकें, टच कर पाओ, है ना, स्पर्श, टच, फील, टच करके सेंस कर पाओ, वो है टेंजिबल। इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर पाओगे, लेकिन हमारे काम की बहुत सारी है, हमारी गुडविल हो गया, हमारा आईक्यू हो गया, नॉलेज हो गया, ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल क्या है? इन्वेस्टमेंट हमने जितने भी एक्सपेंडिचर किया है अपने असेट्स पर, एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स, वो इन्वेस्टमेंट है ना, जो लायबिलिटी क्रिएट ना करे। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लायबिलिटी कम करे, असेट को बढ़ाए, हमें पैसे कमा के दे, हमारे लिए फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद हो, प्रॉफिट हो, वो सारा का सारा खर्च हमारा, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन असेट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी की चीजें आपको सिनॉप्सिस में बना लेनी है, समझ लेनी है। मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके सिनॉप्सिस बना सकते हो। और वीडियो अगर आपने बार बार देख ली तो आसान होता है पढ़ना, क्योंकि अगर किसी इंसान ने पहले पढ़ के रखा है, समझ के रखा है, तो अगर वो एक्सप्लेन कर देना तो लोड नहीं आता दिमाग में, क्या ये लिखा क्या है, हम पढ़ तो लिया हमने, इतनी सारी बुक पढ़ लो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी है, समझना जरूरी है, कोई भी इंसान अगर एक बार आपको समझा दे। नाउ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट सिंपल है। आपने कहीं कंजप्शन के लिए किया है, इमीडिएट पर्पस के लिए किया, इमीडिएट नीड को फुलफिल करेगा कंजप्शन, ठीक है। और
ये इस कोई इकोनॉमिक रिटर्न नहीं होगा, इकोनॉमिक रिटर्न यहां पर नहीं होगा, ना ही वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल भूख लगी थी, हमने समोसे खा लिए, इकोनॉमिक फायदा नहीं हुआ, हमारी पेट भर गया, भूख मिट गई। इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट आपको जहां से मिले या शॉर्ट टर्म मिले, वो हमारा एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत शानदार तरीके से आपने एक अच्छा मोबाइल खरीदा, लेकिन आपने ब्लॉगिंग करने के लिए खरीदा है, टीचिंग करने के लिए इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल खरीद लिया, दीज आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन नहीं किया। एग्जाम्पल समझ में आ गया? इम्पैक्ट की बात करें, कंजप्शन शॉर्ट टर्म के लिए रहता है इकोनॉमी में, है ना, डिमांड सप्लाई ये भी ज़रूरी है। अगर आपका कंजप्शन नहीं होगा तो डिमांड कहाँ से आएगी मार्केट में, डिमांड नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा। और इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि आपका असेट क्रिएशन होता है, कैपिटल बनता है, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं जिसको, असेट क्रिएशन ही तो कैपिटल फॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोनों चीज जरूरी है, बस इनका डिफरेंस क्या है वो आपको समझना जरूरी था। अब भैया कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? यूपीएससी ने पूछा है एक बार, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो समझने के लिए पहले हम कैपिटल आउटपुट रेशियो समझ ले रहे। तो सिंपल, कैपिटल अपॉन आउटपुट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, 1,00,000 रुपए का इन्वेस्ट किया और उससे फायदा आपको कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, डेट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। सिंपल। या फिर आप समझ सकते हो कि 1,00,000 रुपए लगाने से आप जो बिजनेस कर रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, या फिर आपने फैक्ट्री बनाई है किसी भी बैट बॉल बनाने की, टॉय बनाने की, तो आप उससे कितना आउटपुट लेते हो, डेट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब ये है, जो पहले से हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो है, हमें सिर्फ उसको एक आउटपुट और चाहिए, हमें एडिशनल आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? एडिशनल आउटपुट। तो टू इंक्रीज ओनली वन एडिशनल आउटपुट, हाउ मच कैपिटल वी नीड, हमें यहां पर कैपिटल कितना ऐड करना पड़ेगा, यही इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कहलाता है। सिंपल है कि हमें एक सिंगल यूनिट टॉय बढ़ाना था, अगर फॉर एग्जांपल एक यूनिट बढ़ाना है अपने आउटपुट का, अपना आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें कितना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, डेट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो आई होप आपको बेसिक इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो कि सर भैया आप मुझे इस तरीके से बता दें, मुझे ये डाउट है, प्रीलिम्स 2025 में ये डाउट आ रहा, मॉक पेपर कैसे लगाने हैं, किस तरीके से एनालिसिस करें, सीसेट कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सारी बातें आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हो, इसको ज्वाइन जरूर कर लें इसलिए, और आप मुझे मैसेज कर दें, डायरेक्ट मैसेज करें, सारे के सारे PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। मेरे मेंस के मार्कशीट भी आप यहाँ पे देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। थैंक यू सो मच। छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।